और देखिए अब बात वक्फ कानून की, जहां पर वक्फ कानून पर आरजेडी नेता की धमकी से बिहार की सियासत गर्मा गई है। खगड़िया में तेजस्वी यादव की चुनावी रैली के दौरान आरजेडी के एमएलसी कारी सुहेब ने कहा कि सरकार बनने पर वो सारे बिल फाड़ देंगे। इस बयान पर बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि यही जंगल राज के लक्षण हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आरजेडी और उसके नेता न तो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और न ही संसद का। देखिए कारी सुहेब, जिनकी हाल में एक तस्वीर भी वायरल हुई थी तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर में बैठे हुए, जब इस बात का जिक्र किया गया कि मुसलमानों को दरकिनार किया जा रहा है, तब वो वीडियो और वो तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हुई थी और अब कारी सुहेब के बयान भी वायरल होने लगे हैं। तो देखिए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक्स पर लिखा, उन्होंने ये ट्वीट किया कि किसका इलाज करना है, यही जंगल राज के लक्षण हैं और इसे कुचलना है। कांग्रेस और आरजेडी सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं करते तो कभी संसद का सम्मान नहीं करते और खुलेआम लोकतंत्र का अपमान करते हैं। बिहार के लोग उन्हें सबक सिखाएंगे। जिस व्यक्ति को यह ज्ञान ही नहीं है कि लोकसभा और राज्यसभा से जो बिल पारित होती है वो कोई राज्य सरकार तय नहीं कर सकता है, और इनको क्या हिम्मत है, जिसको चार सांसद जीत कर आए, इन लोगों ने तो खिलाफ किया ही था। महिला बिल का भी खिलाफ किया था, महिला बिल को भी फाड़ा था, वक्फ बिल को भी फाड़ा है। ये कुछ नहीं कर सकते हैं। बिहार देश का लोकतंत्र तय करता है कि कौन बिल पारित होगा, कौन नहीं पारित होगा। तो कारी सुहेब के इस बयान के बाद बीजेपी अब लगातार हमलावर है, जहां पर बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने भी अपनी पोस्ट में हमला बोला। उन्होंने लिखा, आरजेडी के मंच से खुला ऐलान, ये असली एजेंडा उजागर करता है। किसी भी कीमत पर जंगल राज वापस लाना। आरजेडी वोट बैंक की राजनीति के लिए बिहार में अति पिछड़ों और दलितों की जमीन छीनने वाले भू माफियाओं का समर्थन कर रही है। और अब आरजेडी के एमएलसी कारी सुहेब का वो पूरा बयान आप भी सुनिए, जिसको लेकर बिहार का चुनावी माहौल और गर्मा गया है। बिहार और देश को बचाने के लिए इस लालटेन छाप को यहाँ जिताइए, एनडीए को हराइए, महागठबंधन की सरकार बनाइए, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो। यहाँ सिर्फ सरकार होगी और इंसानियत की सरकार होगी, मोहब्बत की सरकार होगी, प्यार और भाईचारे की सरकार होगी। और इस बयान के बाद बीजेपी के साथ साथ जेडीयू ने भी आरजेडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कहा कि वक्फ के नाम पर मुसलमानों को गुमराह करना बंद करें। जनता दल के लीडरों को ये बताना चाहिए कि वक्फ की जमीनों पर जो उनकी पार्टी के लीडरों ने गया में, मुंगेर में, पटना में कब्जा कर रखा, उसको कब छुड़वाने जा रहे हैं। ये कहना बहुत आसान है और लोगों को गुमराह करने की कोशिश एक ऐसे बिल के बारे में जिसमें पार्लियामेंट में जिस बिल को पास कर दिया और अब सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग चल रही है, उस बिल के बारे में ये कहना कि हम उसको फाड़ देंगे, दरअसल बिहार के उन मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है जो मुसलमान आज तेजस्वी यादव जी से और पूरे महागठबंधन के लीडरों से ये सवाल कर रहा है कि आपने हमारा वोट तो लिया लेकिन हमारी सियासी हिस्सेदारी खत्म कर दी। वक्फ की प्रॉपर्टीज को 70 वर्षों तक यही आरजेडी के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने लूटा, अपनी प्रॉपर्टीज बनाई। आज जब गरीब को उसका हक दिलाया जा रहा है वक्फ अमेंडमेंट कानून के माध्यम से, तो आज ये लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध का बड़ा स्पष्ट कारण है, वे नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम समाज मुख्य धारा में जुड़े। अगर मुस्लिम समाज मुख्य धारा में जुड़ जाएगा तो लालू परिवार की गुलामी कौन करेगा, लालू परिवार के वोट बैंक कौन बनेगा और लालू परिवार का झोला कौन उठाएगा। और वहीं मुस्लिमों के मुद्दे पर तेजस्वी का चिराग पर पलटवार, जहां पर तेजस्वी यादव ने कहा कि चिराग कुर्सी के लालच में टिके हुए हैं। तेजस्वी आगे ये भी कहते हैं कि ऐसे लोगों के बयानों का कोई महत्व नहीं है, ये शख्स किसी से भी समझौता कर सकता है। देखिए आर पार की लड़ाई लगातार साफ अब देखने को मिल रही है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप भी लगातार सामने यहां पर देखने को मिल रहे हैं, जहां पर चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया। इससे कोई मतलब नहीं है वो क्या कहते नहीं कहते, उनका क्या विजन क्या है। तो बेचारे वहाँ असहज महसूस कर रहे हैं। जिनके पिता का मूर्ति तोड़ दिया जाए, जिनके परिवार में आग लगा दी जाए, बंगले में आग लगा दी जाए, फिर भी वो व्यक्ति अगर कुर्सी के लालच में वहाँ है तो आप समझ लीजिए वो व्यक्ति किसी से भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है।
सत्ता के लिए और कुर्सी के लिए। तो ऐसे लोगों का बयान कोई महत्व नहीं है। और बिहार चुनाव में मुस्लिम हिस्सेदारी को लेकर अब एक नई बहस छिड़ गई है। सवाल यह है कि 18% आबादी वाले मुस्लिम समाज को सत्ता में असल हिस्सेदारी कब मिलेगी। एनडीए ने हमला बोला, एआईएमआईएम ने आग में घी डाला और अब तेजस्वी यादव ने जवाब में बीजेपी पर निशाना साधा है। मुस्लिम वोट बैंक की इस जंग ने चुनावी मैदान को और गर्मा दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में अब मुसलमानों को लेकर राजनीति तेज हो गई है। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया। इसके बाद एनडीए ने निशाना साधते हुए कहा कि गठबंधन में मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका जवाब तेजस्वी यादव की तरफ से आया। उन्होंने एक तीर से दो शिकार किए। पहला, मुसलमानों को भरोसा दिलाया, दूसरा, सामाजिक न्याय के मुद्दे पर बीजेपी को घेर लिया। यही तो बोल रहे हैं अमित शाह जी, इन्हीं को घुसपैठिया बोलते थे ना। इनके नेता और ये लोग गंदी गंदी नारे लगा के गालियां किनको देते थे? अल्पसंख्यक समाज को देते थे। और यही लोग पाकिस्तान भेजने की बात करते थे। अमित शाह जी की भी इस चिंता को हम लोग दूर करेंगे। लेकिन अमित शाह जी, आपको इतना नफरत क्यों हो गया अति पिछड़ा समाज से? अगर एक अति पिछड़ा समाज का व्यक्ति अगर डिप्टी सीएम बनता है तो आप इतना नफरत क्यों कर रहे हैं? तो कोई चिंता की बात नहीं। ये मुद्दा तब उठा जब एलजेपीआर के नेता चिराग पासवान ने तंज कसते हुए कहा कि महागठबंधन में मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अरे तो बिल्कुल मुसलमानों को समझना चाहिए ना भैया, कौन मुसलमानों की बात कर रहा है? ये वही राजद है ना। 2005 में मेरे पिता ने कहा था ना कि भाई एक मुसलमान को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए। क्यों नहीं बनाए थे बताइए? अगर इतने ही मुसलमान के हितैषी बने फिरते हैं, क्यों नहीं है उस वक्त एक मुसलमान मुख्यमंत्री बना दिए थे? अगर उस वक्त बनाते तो सही मायनों में समझ में आता कि भैया इनका समर्पण है मुसलमानों के प्रति। पर ये कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, इनकी कथनी करनी में फर्क है। मुसलमान इनके लिए सिर्फ वोट बैंक है, और जितनी जल्दी मुसलमान ये बात समझ जाए। ये मामला मुस्लिमों की सियासत से जुड़ा था, इसलिए महागठबंधन के दूसरे सहयोगियों की भी एंट्री हो गई। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने चिराग पासवान के बयान पर जोरदार प्रहार किया। गुप्त एजेंडा है, बंधुआ मजदूर नहीं है। अब्दुल गफूर को यहाँ सीएम बनाया है, भोला पासवान शास्त्री को सीएम बनाया है, और दलित को कौन बनाया है सीएम? कांग्रेस ही बनाएगी। दलित को डिप्टी सीएम, माइनॉरिटीज को डिप्टी सीएम। कांग्रेस में ही दम है, बीजेपी में नहीं। उधर जेडीयू ने एक ट्वीट करके मामले को नया रंग दे दिया। इस ट्वीट के जरिए समाजवाद का तेजस्वी फार्मूला समझाया गया कि कैसे 2.60% आबादी वाले मल्लाह समाज से डिप्टी सीएम का फेस बनाकर लड्डू थमाया गया, जबकि 18% मुस्लिम आबादी वालों को कद्दू। मुसलमानों के प्रतिनिधित्व पर चल रही इस बहस में एआईएमआईएम भी कूद पड़ी। असीम वकार ने कहा, अब मुसलमान उप मुख्यमंत्री से नीचे कोई समझौता नहीं करेगा। एआईएमआईएम के इस बयान ने सीमांचल की राजनीति को फिर से गरमा दिया है। जहां मुसलमान आबादी 40 से 60% तक है, वहां ये बात चुनावी हवा बदल सकती है। दरअसल एआईएमआईएम चाहती है कि मुस्लिम वोट आरजेडी के पास बिना शर्त न जाए, यानी सीमांचल में जंग भरोसे की नहीं, हिस्सेदारी की हो चुकी है। बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 17 से 18% है। किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया जैसे सीमांचल जिलों में ये वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। राज्य की लगभग 37 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता नतीजा तय कर सकते हैं। पिछले चुनावों में मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के साथ गया था, लेकिन इस बार एआईएमआईएम और एनडीए दोनों उसी आधार को खिसकाने की कोशिश में है। हिंदुस्तान में मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट करता है। 90% उत्तर प्रदेश में, 100% बिहार में मुसलमान वोट करता है। तो बिहार में 2.6% जिस समाज की आबादी है,
उसको तो आपने डिप्टी सीएम का चेहरा बना दिया, और जो वहां 18% है उसको क्या मिला? राजनीति को समझने वाले मानते हैं कि ये बहस किसी एक दल को नहीं बल्कि सभी को प्रभावित कर सकती है। अगर मुस्लिम वोट एक तरफा नहीं गया तो मामला त्रिकोणीय बन सकता है। तेजस्वी यादव की कोशिश है कि महागठबंधन में मुसलमानों की नाराजगी न बढ़े, वहीं एनडीए इस बहस को हिंदू बनाम अल्पसंख्यक ध्रुवीकरण में बदलना चाहता है, और एआईएमआईएम चाहती है कि मुसलमान अब निर्णय वाला वर्ग बने। यानी बिहार की इस सियासी जंग में 18% आबादी अब चुनावी किस्मत का की फैक्टर बन चुकी है। और बिहार चुनाव के बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बहुत बड़ा बयान सामने आया। निशिकांत दुबे ने कहा, एसआईआर के बाद अब एनआरसी लागू करने का समय आ गया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाने के लिए एनआरसी। सीमांचल की डेमोग्राफी बदल गई है। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर किया जाएगा। एसआईआर में जो बांग्लादेशी वोटरों के सहारे जो इतने दिनों से मजबूत था महागठबंधन, उसकी जो है हवा निकलती हुई नज़र आ रही है। सारे बांग्लादेशी वोटर जो है, कुछ अभी वोटर बाहर निकले हैं, कुछ और को बाहर निकालने की आवश्यकता है। और जब हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि वो एनआरसी लागू करके जितने बांग्लादेशी हैं उसको हम बाहर करेंगे। और इस इलाके को, खासकर सीमांचल का इलाका जो है, केवल ये नहीं, पूर्णिया है, किशनगंज है, कटिहार है, अररिया है, मालदा है, मुर्शिदाबाद है, कलियाचक है, मेरे यहाँ पाकुड़ है, साहबगंज है, गोड्डा है, जामताड़ा है, दुमका है, देवघर है, ये जो पूरा इलाका है, ये जो पूरा इलाका बांग्लादेशी घुसपैठियों से जो है आक्रांतित है, इस इलाके के लिए जो है एक बड़ा काम करें।